दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको सबसे सही, सबसे सटीक जानकारी दी जाती है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होती है। आपको मालूम होगा कई भर्तियां फंसी पड़ी हैं, कई भर्तियों का मैटर अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। जहाँ तक राजनीति की बात करें तो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने जा रहा। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, सरकार को इससे कितना नुकसान है और आखिरकार विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहा है, इस पर पूरी जानकारी दूंगा। ध्यान से वीडियो को सुनिएगा। बाकी महत्वपूर्ण जानकारियां आपके समझ हैं। झारखंड की भर्ती, जो शिक्षक भर्ती आई है, उस पर भी ग्रहण लगने वाला है। भर्ती कुछ समय के लिए रुक सकती है। कैसे, क्यों, इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव से क्या सरकार गिर जाएगी, यह भी एक सवाल है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, सबसे पहले समझिए। जब लोकसभा में विपक्ष के किसी दल को लगता है कि मौजूदा सरकार के पास बहुमत नहीं है या फिर सरकार सदन में विश्वास खो चुकी है, तो वह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसे अंग्रेजी में नो कॉन्फिडेंस मोशन भी कहते हैं। संविधान में इसका उल्लेख आर्टिकल 75 में किया गया है। आर्टिकल 75 के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। अगर सदन में बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। कानून की भाषा में अगर हम समझें अविश्वास प्रस्ताव को, तो लोकसभा के कानूनी नियमों में अविश्वास प्रस्ताव की बड़ी भूमिका होती है। लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 198(1) से 198(5) तक इसका उल्लेख है। ये प्रस्ताव केवल, अब देखिए स्पष्ट रूप से बताऊं, केवल कि इस प्रस्ताव का मतलब है कि सरकार पर किसी को विश्वास नहीं, उनके सांसदों को विश्वास नहीं, या विपक्ष को विश्वास, किसी को विश्वास नहीं है और लगता है कि सरकार अब अपना विश्वास खो चुकी है, लोगों को इस पर विश्वास नहीं है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। लेकिन भैया वोटिंग होती है, जिसके बाद बहुमत है उसकी सरकार कोई अविश्वास प्रस्ताव से गिरा नहीं सकता। परंतु देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूं कि भले ही लोकसभा के इतिहास में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो, लेकिन केवल 3 बार ही सरकारें गिरी हैं। पहली बार 1990 में बीपी सिंह की सरकार, दूसरी बार 1997 में एचडी गौड़ा की सरकार, देवगौड़ा की सरकार, और 1999 में अटल बिहारी की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। 7 नवंबर 1990 में बीजेपी के समर्थन लेने के बाद बीपी सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जिसमें सरकार के पक्ष में 152, वहीं उनके खिलाफ 356 वोट पड़े थे। दूसरी बार 11 अप्रैल 1997 में देवगौड़ा सरकार के पक्ष में 190 और खिलाफ में 338 वोट पड़े थे, सरकार गिर गई थी। वहीं तीसरी बार की हम बात करें तो 17 अप्रैल 1999 के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, जिसमें उनकी सरकार सिर्फ 1 वोट से हार गई थी। सरकार के पक्ष में 269 पड़े थे, जबकि खिलाफ में 270। लेकिन मोदी सरकार को गिरा पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन विपक्ष यह बात जानता है कि मोदी सरकार टस से मस नहीं होगी, अविश्वास प्रस्ताव से कुछ होने वाला नहीं, सभी को पता है, यह बात सभी को पता है। लेकिन क्यों अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, इस विषय में आपको सोचने की आवश्यकता है। मैं आपसे बताना चाहता हूं। मणिपुर के बारे में आपको मालूम होगा। मणिपुर की जिस तरह से स्थिति है, इधर 2024 का लोकसभा चुनाव है। देश के प्रधानमंत्री जी इन सब मुद्दों पर बोल नहीं रहे हैं। जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, तिथि घोषित होगी, तो देश के प्रधानमंत्री जी को मणिपुर के मुद्दे पर बोलना पड़ेगा और विपक्ष इसी पर घेरेगा। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे मोदी जी बहुत कम बोलते हैं, कभी मन की बात करते हैं, इत्यादि कार्य कर देते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर अभी खुलकर नहीं बोले। 36 सेकंड बोले थे, सुनने में आया है, और 36 सेकंड में क्या होता है पूरा विस्तार से बताया। ऐसा क्यों हो रहा है, सरकार उनकी है, सब कुछ है, केंद्र में भी है, स्थिति पर काबू क्यों नहीं पाया जा रहा है, इतने दिन से ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हुई है,
अगर देश के प्रधानमंत्री जी इस पर सही सही जवाब दे दिए, सबको खुश कर ले गए, जनता खुश हो गई बात से, तो गारंटेड कहता हूं 2024 पार है। लेकिन अगर डगमगाया तो सरकार बन जाए ये अलग बात है, लेकिन जिस तरह से 2019 जिस तरह से 2014 में हुआ था वह करिश्मा दोहरा पाना अब की बार थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कारण है कि बेरोजगारी, महंगाई और मणिपुर, आप देख रहे होंगे अभी कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इसी से आपको नतीजा थोड़ा थोड़ा मिलने लगेगा। और जैसे ही विधानसभा के जो चुनाव बचे हैं समाप्त होंगे, वैसे ही विपक्ष का जो 26 का कुनबा है वह बढ़ जाएगा। यानी कि विपक्ष जो अपना नाम इंडिया रखा है उसका ग्राफ बढ़ेगा और इंडिया वर्सेस एनडीए हो जाएगा। अब आप इंडिया को समर्थन करेंगे या एनडीए को समर्थन करेंगे, यह भी आपके लिए कंफ्यूजन का विषय होगा, क्योंकि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया इत्यादि नाम मोदी जी के द्वारा बनाया गया है, कई योजनाएं लॉन्च की गई हैं। अब मोदी जी कहेंगे मेकिंग इंडिया तभी विपक्ष का नाम आया, डिजिटल इंडिया तभी विपक्ष का नाम आया। तो देखिए बहुत तगड़ा गणित बनाया गया है, बात समझ रहे। अब इसी को लेकर अब देखता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है। वैसे केवल मोदी जी बोले मणिपुर के मुद्दे पर, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। बाकी आपकी राय हमसे भिन्न हो सकती है। अब मैं बात करूंगा एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती के बारे में। दोस्तों, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती में जो मामला है, जो फंसा पड़ा है 906 का, उसका समाधान बहुत जल्द हो जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि प्रवृत्ति सहायक की प्रस्तावित भर्ती के लिए 906 अभ्यर्थियों का संशोधित डाटा कृषि निदेशालय लखनऊ को इसी सप्ताह भेजा जाएगा, ऐसा बताया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रस्ताव के संबंध में जो मुझे जानकारी 7 तारीख के बाद भेज दिया जाएगा, 7 तारीख के बाद भेज दिया जाएगा। आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद गौड़ का कहना है कि इस सप्ताह निर्धारित फॉर्मेट पर डाटा भेज दिया जाएगा। यूपीपीएससी ने 2013 में 6,628 पदों पर भर्ती निकाली थी। परिणाम आने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। 906 चयनितों की ज्वाइनिंग रोक दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर इन्हें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से प्रस्तावित कृषि प्रबंधकी सहायक के 3,466 पदों पर भर्ती में शामिल होना है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। तो विज्ञापन का रास्ता धीरे धीरे साफ हो रहा, थोड़ा विलंब लगेगा, परंतु मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि सितंबर अक्टूबर जा सकता है। सितंबर टू अक्टूबर तक आपको एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है, इसलिए आपको अपनी तैयारी पर फोकस करना चाहिए। 1 महीने विलंब से भर्ती आए, परंतु ऐसा कोई विवाद ना रहे जिससे भर्ती भविष्य में फंसे। मैं तो यही चाहता हूं। बाकी आप मेरी बात से संतुष्ट जरूर होंगे। अब राज्य विश्वविद्यालय की बात कर लें तो राज्य विश्वविद्यालय में नए विषय पढ़ाने के लिए अब रखे जाएंगे अतिथि प्रवक्ता। मानदेय जो है 35,000 रुपये होगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। प्रक्रिया 6 से 10 अगस्त तक पूरी कर ली जाएगी। इस बाबत विश्वविद्यालय प्रशासन ने विज्ञापन जारी कर दिया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज में आपको दे रहा हूं। झारखंड शिक्षक भर्ती के बारे में अगर हम बात करें, झारखंड शिक्षक भर्ती पर लग सकता है रोक। क्यों? क्योंकि लंबे समय से झारखंड में टेट का आयोजन नहीं हुआ। जैसे यूपी टेट होता है वैसे झारखंड टेट होता है, तो उसका आयोजन नहीं किया गया तो अभ्यर्थी काफी परेशान है। अभ्यर्थियों का कहना, भाई आपने झारखंड टेट का आयोजन नहीं किया, जिस तरह से यूपी टेट होता है, जिस तरह से हरियाणा में टेट होता है, जिस तरह से राज्य टेट करवाते हैं। अगर आपने झारखंड टेट लंबे समय से नहीं करवाया और आपने भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया, तो आप सी टेट वालों को एलिजिबल करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे, हम धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार जो है झारखंड के अभ्यर्थियों के हक का हनन कर रही है। जो मुझे करंट की जानकारी, मामला कोर्ट में गया, 18 तारीख को सुनवाई है। ठीक है, ईमानदारी से बता रहा हूं, सरकार इस पर एक मीटिंग करने वाली है। बहुत जल्द मीटिंग होगी और इस समस्या का समाधान किया जाएगा। या तो सी टेट को वैलिड कर दिया, एलिजिबल कर दिया जाएगा, या फिर इस भर्ती को कुछ समय के लिए रोक दिया जाएगा और झारखंड टेट कराने के बाद ही विज्ञापन पुनः जारी किया जाएगा, आवेदन प्रक्रिया ली जाएगी। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, गुड न्यूज दे रहा हूं दोस्तों। इस समस्या का समाधान अगस्त माह में कर लिया जाएगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं।
अगली अपडेट है यूपीएससी पीईटी 2023 के नोटिफिकेशन को लेकर। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा पीईटी के नोटिफिकेशन पर कार्य किया जा रहा है। थोड़ा बीच में काम फंसा पड़ा है, एक परिणाम आने वाला है। परिणाम जो है बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। 3 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। 3 अगस्त से लेकर 8 अगस्त के बीच में आपको परिणाम देखने को मिल सकता है। और जो इस परिणाम के बाद फिर फास्ट कर दिया जाएगा वर्क पीईटी पर, और पीईटी का नोटिफिकेशन आपको अगस्त माह में ही देखने को मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट करने की तैयारी है। वैसे जूनियर असिस्टेंट की भर्ती का विज्ञापन भी आना है। अगर उसका कार्य पूरा हो गया और मीटिंग के दौरान सहमति बन गई तो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी के कारण पेट का थोड़ा नोटिफिकेशन डिले होगा। इतना भी डिले नहीं होगा, 2 महीने 3 महीने नहीं, कुछ दिन डिले होगा, उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसे पेट का नोटिफिकेशन पहले जारी करने की तैयारी अभी करंट की जानकारी के अनुसार चल रही है। तो अगस्त माह में आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। अगर जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन नहीं आता है, तो कोई भर्ती विज्ञापन नहीं आता, तो वैसे एक परिणाम मैंने बोल दिया 3 से लेकर 8 के बीच में आएगा। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। अब मैं बात करूंगा आंखों की बीमारी को लेकर। दोस्तों, आंखों की बीमारी को लेकर बड़ी अपडेट है। आई फ्लू फैला हुआ है, आपको मालूम होगा। बच्चों को सावधान करने की आवश्यकता है, बच्चों को समझाने की आवश्यकता, बताने की आवश्यकता है इसके बारे में। आंखें लाल हो जा रही हैं, आंखों में सूजन आ रहा है, आंखों से कीचड़ निकल रहा है। और मैं आपको बताऊं इसका भी दवा है। आपको सावधानी बरतनी है, हाथ को स्वच्छ रखना है। अगर आप किसी बच्चे को ड्रॉप डाल रहे हैं तो ड्रॉप डालने के बाद अपने हाथ को साफ करें और बच्चों को समझाएं स्वच्छता से रहें। और किसी व्यक्ति को अगर है तो मानसिक विकार भी मैं इसे कभी कभी समझता हूं। वो दूसरे व्यक्ति को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे ना हो जाए। अगर आपने ऐसा सोचा तो कभी कभी ऐसा देखा गया है, प्रायः ऐसा देखा गया है कि दूसरे व्यक्ति की अगर आंखें उठी हुई हैं, लाल हैं, उस व्यक्ति को देख देख कर आदमी खुद चिंतित हो जाता है, उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। तो इससे आपको भी बचना है, टेंशन नहीं लेना है, बस सावधानी बरतनी है, स्वच्छता से रहना है, साफ सफाई करना है और समय अनुसार दवा डालना है। अगर आपको ऐसी दिक्कत है, डॉक्टर से परामर्श के बाद ही दवा डालें। तो पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। पूरा वीडियो अगर आप पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय जवाहर, नमस्कार।